welcome to Magnet Brains. This is Vanya Narain, your IGKO, that is International GK Olympiad Educationist for grade 9th. आपको जैसे कि पता है अभी हम पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम के बारे में और इसके बारे में बहुत सारी रोचक जानकारियां हम हासिल कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने एवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ी हैं। अब आपको ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि लाइफ की जो उत्पत्ति है, जो शुरुआत है, वो कहाँ से हुई थी। ऑलराइट, तो इसी तरह हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और भी हमारे जो कंसेप्ट हैं, जो डाउट्स हैं, वो क्लियर होते जाएंगे और हम IGKO के हमारा जो लक्ष्य है उसके पास पहुँचते जाएंगे धीरे धीरे। और आपको बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साथ में जब हम चलेंगे, साथ में जब हम पढ़ेंगे, तब हम होंगे कामयाब। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन। तो हम पढ़ चुके हैं, राइट। क्लासिफिकेशन का फंडा हमको क्लियर है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन की, तो कोई चीज़ जो हम पढ़ चुके हैं वो तो ठीक है, पर हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि भाई कि वो अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर उसको हम छोड़ दें या उसको हम जिसको हम बोलते हैं कि अगर हम जाने दें तो उसमें क्या बुराई है। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन, हम वो पढ़ते हैं आज। और क्लासिफिकेशन बेसिकली होता क्या है, राइट। जब हम बात करते हैं डाइवर्सिटी शोन अमंग प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एन आउटकम ऑफ पास्ट 3.5 बिलियन ईयर्स ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ये तो हमें मालूम है कि हमने जब बात की थी कि जो आज हम डाइवर्सिटी देखते हैं, जो आज हम बायोडाइवर्सिटी देखते हैं, चाहे वो हम प्लांट किंगडम की बात कर लें, चाहे एनिमल किंगडम की, ये एवोल्यूशन के बाद आई है और ये बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन के बाद आई है। मिलियन भी छोड़िए, हम बात कर रहे हैं बिलियन ईयर्स की। बिलियन कितना होता है पता है ना? बिलियन होता है जब 100 मिलियन बनता है तब 1 बिलियन बनता है, राइट। तो हम बात कर रहे हैं बिलियन ईयर्स की। तो बिलियन ईयर्स का जो एवोल्यूशन है उसके बाद जो डाइवर्सिटी है वो आज हम देखते हैं, राइट। स्पेशली हम बात कर रहे हैं अभी क्योंकि एनिमल किंगडम की, तो ये माना जाता है कि 3.5 बिलियन ईयर्स का जो एवोल्यूशन है, का जो प्रोसेस है, का जिसको हम बोलते हैं धीरे 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 जो बदलाव आया है, उसके बाद जाके वो डाइवर्सिटी आई है जो आज हम देखते हैं। During this time, a great number of new species originated and many more became extinct. तो इस दौरान क्या हुआ? जाहिर सी बात है, अगर हम कुछ सालों की ही बात करते हैं तो कई लोग आते हैं, कई लोग चले जाते हैं, है ना। तो जब हम बात कर रहे हैं बिलियन ईयर्स की, तो आप इमेजिन कीजिए कि कितने नए जीव आए होंगे, कितनी नई लाइफ स्टाइल्स आई होंगी, कितनी स्पीशीज आई होंगी, कितनी प्रजाति आई होंगी और कितनी ऐसी प्रजाति होंगी जो कि ये जो चेंजिंग टाइम था, चेंजिंग एनवायरनमेंट था, उसके साथ पेस नहीं रख पाई होंगी और विलुप्त हो गई होंगी या एक्सटिंक्ट हो गई होंगी। इनफैक्ट अभी अगर हम रिसेंट टाइम्स तक भी बात करते हैं तो भी बहुत सारी प्रजातियां हैं जो कि एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, राइट। तो ओवर द बिलियन ईयर्स, तो आप सोचिए कितनी ऐसी प्रजातियां हैं धरती पे जिनके बारे में हम जानते भी नहीं और वो स्पीशीज आई भी और चली भी गई। ओके, तो साइंस ऑफ पैलियोंटोलॉजी स्टडीज एविडेंस ऑफ द पास्ट लाइफ इन फॉर्म ऑफ फॉसिल्स। अब जब हमने, आपको याद है जब हमने पैलियोबॉटनी की बात करती थी, पैलियोबॉटनी में हमने पढ़ा था कि वो प्लांट फॉसिल्स की बात कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे जब बात करते हैं, पैलियोंटोलॉजी जो है बेसिकली साइंस है जिसमें फॉसिल्स के ऊपर स्टडी की जाती है। तो इसमें एविडेंसेस जो है वो पास्ट जो फॉसिल्स होती हैं पास्ट लाइफ के, उनके ऊपर इसमें स्टडी की जाती है पैलियोंटोलॉजी में। और इसके थ्रू जो फॉसिल्स मिलते हैं उसके थ्रू हमें पता है कि बहुत सारी स्पीशीज दुनिया से विलुप्त हो चुकी हैं और स्पेशली हमें फॉसिल्स के थ्रू ही तो पता चलता है ना कि कौन सा पहला एनिमल था जो आया और कौन सा बाद में आया, कौन सा फर्स्ट था, कौन सा सेकंड था और कहाँ से शुरुआत होती है। ये सब हम फॉसिल्स की स्टडी करने के बाद ही समझ पाते हैं। जैसे आपको मालूम है ना, वो स्कॉटलैंड में विली होल में जो फॉसिल मिला था वो दुनिया का सबसे पहला मैमल का फॉसिल था, पहले एनिमल का फॉसिल था जो अर्थ पे चला था। एग्जैक्टली, तो उसी तरह की जो फॉसिल से हम स्टडी कर पाते हैं। अब विद सच अ ह्यूज रिपोजिटरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इट वुड बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी लिविंग फॉर्म सेपरेटली एज एन इंडिविजुअल लेवल। तो अब क्या होता है, जब इतना, आप सोचिए इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया में इतने सालों की बात हो रही है, तो अगर आप एक एक स्पीशीज को इंडिविजुअली उठाएंगे तो भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप सबको पढ़ पाए। तो हमें इनको क्या करना पड़ता है, हमें इनको क्लासिफाई करना पड़ता है ना। सिंपल सी चीज़ होती है कि हमको इनको क्लासिफाई करना पड़ता है। क्लासिफाई कैसे, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपके भी सेक्शंस है ना, सेक्शन A, B, C, D, E, वॉटेवर जितने भी सेक्शंस हैं आपके, आपको उसमें क्लासिफाई। अब अगर आपके प्रिंसिपल को आपको बुलाना है
या आपकी पूरी क्लास को बुलाना है, तो आप आपकी क्लास के एक एक बच्चे का वो नाम लेके बुलाए, तो उससे बेटर है कि वो बोल दे कि भाई टुडे 9th A विल कम ऑन द स्टेज। तो आपको मालूम है कि जितने भी स्टूडेंट्स 9th A में पढ़ते हैं उन सबको स्टेज पे पहुंच जाना है, तो आपको अपनी कैटेगरी मालूम है और इसी वजह से क्लासिफिकेशंस होते हैं। Got it? To make it easier, आपको जब ग्रुप कर दिया जाता है तो वो इजी हो जाता है बनिस्बत इसके कि वो एक एक का नाम लिया जाए, तो इस वजह से क्लासिफिकेशंस होता है। ये हमने बहुत ही डे टू डे वे में हमने इंपॉर्टेंस इसकी समझ ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं। So, to study the diversity among living organisms in the effective way, we need to arrange various kind of organism in orderly and systematic manner. ये तो आगे हमको समझ में है ना, ये तो हमें कंसेप्ट समझ में आ गया कि इसलिए ताकि हम इनको और ज़्यादा अच्छे से स्टडी कर पाएँ, क्लासीफाई कर पाएँ, हमें क्या करना पड़ता है, हमें इनको ऑर्डर में या एक सिस्टमैटिक मैनर में या कोई भी एक यार्ड स्टिक के हिसाब से कोई भी एक बेंचमार्क बना के हम इनको क्लासीफाई कर देते हैं। अब this method of arranging organisms into groups or set on the basis of similarities and differences is called classification. सीधा सा फंडा है। तो ये जो हमने ग्रुपिज्म, जो ग्रुप हम करते हैं, जब हम उनको किसी एक बेंचमार्क के हिसाब से या एक बेसिस के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में फिट कर देते हैं, तो वो जो है वो क्लासिज्म है, जो क्लासिफिकेशन का पैमाना है, वो क्लासिफिकेशन है। तो ये हमें कंसेप्ट क्लियर हो गया, राइट? आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ गई ना? वेरी गुड। अब सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म शो देयर रिलेशनशिप्स। अब ऑब्वियसली जब अब ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं और उनको हम एक कैटेगरी में रख रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर एक कैटेगरी में कोई ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनके अंदर कुछ तो कुछ ऐसी चीज़ होगी जो सिमिलर होंगी, है ना? जैसे एम्फीबियंस एक कैटेगरी हो गई, मैमल्स एक कैटेगरी हो गए, रेप्टाइल्स एक कैटेगरी हो गई, एक्वेटिक एक कैटेगरी हो गई, इस तरह से। तो उनमें कोई तो ऐसी चीज़ होगी जो सिमिलर होगी या कोई तो ऐसी चीज़ होगी जो दूसरों से उनको अलग करती होगी, इसी वजह से वो एक कैटेगरी में आए हैं। अब in fact, to understand the living world, there is no need to know every detail about all living organisms. अब obviously और ये possible भी नहीं है। अगर आप पूरी दुनिया के हर living प्रजाति के बारे में, हर living organism के बारे में आप जानना चाहेंगे, तो वो किसी के लिए भी possible नहीं है। वो आपके मेरे लिए नहीं, वो इनफैक्ट साइंटिस्ट के लिए भी, वो बड़े से बड़े zoologist के लिए भी, वो बड़े से बड़े शोधकर्ता के लिए भी possible नहीं है कि वो दुनिया की सारी प्रजातियों पे एक साथ कोई रिसर्च कर पाए या पढ़ सके या जान सके। वो किसी भी लेवल पे पॉसिबल नहीं है। तो उनको किस वजह से डिवाइड किया जाता है? क्लासिफिकेशन में। और फिर वो जो क्लासिफाई किया जाता है तो उसमें पढ़ना आसान हो जाता है उनके बारे में। अब हम बात करते हैं, स्टडिंग ओनली द फ्यू रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच ग्रुप कैन बी द आइडिया ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ दैट ग्रुप। द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टेक्सोनॉमी, राइट? टेक्सोनॉमी इसको बोला जाता है, जो टर्म है वो टेक्सोनॉमी होता है जब आप इसको ग्रुप करते हैं। इसको नॉर्मली टेक्सा भी बोलते हैं लोग, राइट? तो अगर आप जैसे कि सिंपल सा है आंसर है, ठीक है? जैसे कि आपको जब वो होती है ना रैंडम सैम्पलिंग होती है, राइट? एक इकोनॉमिक में फंडा है वैसे ये रैंडम सैम्पलिंग का, लेकिन खैर मैं आपको समझाती हूँ। इसमें क्या होता है, जैसे आपने चावल है, चावल के कई बोरे जो हैं वो ट्रक में लदे हुए हैं, राइट? तो अब आपको अगर किसी को कोई टेस्ट करना है, कोई चेक करना है भाई कि इसकी वैरायटी कैसी है चावल की, दिखाओ, तो अब ऑब्वियसली वो इतने सारे बोरे हैं वो खोल के तो नहीं दिखाएगा। तो वो क्या करते हैं, वो एक बोरा निकालेंगे, उसमें हाथ डालेगा, एक चावल मुट्ठी भर चावल देखेगा और वो चावल को उतनी वो मुट्ठी भर चावल से वो समझ जाएगा कि जो बोरे में जो चावल है वो किस क्वालिटी का है और बाकी जो ट्रक भर में जो बोरे चढ़े हुए हैं उसके अंदर कौन सी क्वालिटी का चावल है। तो बिल्कुल इसी तरह क्या होता है कि अगर आप एक प्रजाति के किसी एक हैंडफुल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्टडी कर लेते हैं, उनके क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उनको पढ़ लेते हैं, तो आप ये समझ जाएंगे कि उस पर्टिकुलर टेक्सोनॉमी में, उस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन में किस तरह के एट्रीब्यूट्स हैं। गॉट इट? बस यही चीज है, इतना ही फंडा है, इसको बहुत ज़्यादा उलझाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसके बायोलॉजिकल एक ब्रांच को हम पढ़ लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैज फॉलोइंग एडवांटेजेस। इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं? क्लासिफिकेशन मेक स्टडी ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ईजी। ठीक है, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। नाउ क्लासिफिकेशन प्रोजेक्ट्स बिफोर अस अ पिक्चर ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स एट अ ग्लांस। क्लासिफिकेशन से हमें क्या आसान हो जाता है, हमें एक ही नज़र में या एक ही क्लासिफिकेशन में हमें पूरा जो जेनस है, जो पूरा जो लाइफ फॉर्म है उसका, वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा क्लासिफिकेशन इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्लासिफिकेशन एक और हेल्प करता है हमें कि वो अलग अलग ग्रुप्स में अगर कोई इंटर रिलेशन है, अगर कोई इंटरसेक्शन है, तो हमें वो भी समझने में मदद करता है।
उसके अलावा क्लासिफिकेशन फॉर्म्स अ बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अदर बायोलॉजिकल साइंसेस। क्लासिफिकेशन की वजह से क्या होता है, अगर हम और जो साइंसेज हैं और बायोलॉजिकल साइंसेज में अगर हम पढ़ना चाहते हैं, जैसे आपको मालूम है कि बहुत सारी चीज़ें सिर्फ टेक्सोनॉमी पे बेस्ड होती हैं, जैसे हमने फाइलर्स जो होते हैं वो टेक्सोनॉमी पे बेस्ड होते हैं, राइट। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये बेस बनता है और भी ज़्यादा एडवांस बायोलॉजिकल स्टडी का। ओके इसके अलावा फॉर एग्जांपल बायोजियोग्राफी विच इज द स्टडी ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल टोटली डिपेंड्स ऑन द इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय क्लासिफिकेशन। एक सब्जेक्ट है जब हम बात करते हैं बायो ज्योग्राफी की। इसके अलावा हम बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारे जो कंसेप्ट हैं हमारे, वो इस पर डिपेंड करते हैं। जब हम फ्लोरा फोना की स्टडी करते हैं, इको डाइवर्सिटी की बात करते हैं, बहुत सारे जो फंडे हैं वो इस क्लासिफिकेशन पे बेस्ड करते हैं, राइट। इसमें अगर आप देखते हैं तो इसमें बहुत सारे जो क्लासिफिकेशन है ये इंटरलिंक्ड कैसे हैं ये आपको बता रहे हैं। अलग अलग ग्रुप एक दूसरे से इंटरलिंक्ड कैसे हैं, यहाँ पे वो एक्चुअली फूड चेन में आपको समझाना चाह रहे हैं। ये फूड चेन भी हो सकती है, बहुत तरह से जो साइकिल है ये भी आपको समझाना चाह रहे हैं। तो ये जो है ये पॉइंट, सेकंड पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि इंटर रिलेशनशिप समझाते हैं। अब हम ये सिंपल सा क्लासिफिकेशन एक पढ़ लेते हैं, टेक्सोनॉमी क्या होती है, राइट। इसमें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स भी कहा जाता है इसको। ये टर्म जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। इज अ स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी एंड काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग देम, राइट। ये मैं आपको जो मैंने आपको समझाया है ना अभी, जो मैंने आपको बोला है वो मैंने आपको बहुत सीधे सरल भाषा में बोला है। उसी को थोड़ा सा जब हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करेंगे तो हम वो बात करने वाले हैं, राइट। तो ये बेसिकली ऑर्गेनिज्म एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो होता है डिफरेंट क्लासेस में, हम उनकी बात कर रहे हैं। इट इंक्लूड्स नेमिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू क्लासिफिकेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, सिस्टमैटिक्स में ये कैसे आप उसको ग्रुप करते हो उसकी बात हो रही है। उसके अलावा बाकी ग्रुप्स में क्या इंटर रिलेशन है उसकी बात करता है। उसके अलावा उनकी नेमिंग और अरेंजमेंट कैसे होता है ऑर्गेनिजम्स का, किस बेसिस पे वो क्लासिफाई किए जाते हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं। और उनके एग्जामिनेशन किया जाता है, उनकी हिस्ट्री को, और उनके ओरिजिन कहाँ से है। गॉट इट। उसके अलावा द सिस्टमैटिक बायोलॉजिस्ट और टेक्सोनॉमिस्ट जो इनकी स्टडी करते हैं वो क्या होते हैं, सिस्टमैटिक बायोलॉजिस्ट होते हैं, ये टेक्सोनॉमिस्ट होते हैं, राइट। टेंड टू डील विद इंफॉर्मेशन दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द म्यूजियम स्पेसिमेन एंड आल्सो फ्रॉम लाइफ हिस्ट्री स्टडीज, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो लोग होते हैं ना, ये जो स्पेशलाइज करते हैं इन ब्रांचेस में, जिनको हम बोलते हैं टेक्सोनॉमिस्ट बोलते हैं, ये सिस्टमैटिक जिनको हम बोलते हैं यहाँ पे सिस्टमैटिक बायोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो कैसे स्टडी करते हैं इनको क्लासिफिकेशन को, या तो वो लाइफ उसके थ्रू स्टडी कर लेते हैं या फिर वो साइटोलॉजी के थ्रू करते हैं। साइटोलॉजी आपको मालूम है क्या क्या, हमने जब ब्रांचेस, जब हमने टर्मिनोलॉजी की थी बायो बॉटनी की, उसमें आपने ये टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हुई हैं। तो ये टर्मिनोलॉजीज जो है वो बायो की कई टर्मिनोलॉजीज जो है वो दोनों में कॉमन है, चाहे बॉटनी हो चाहे जूलॉजी हो, राइट। तो वो साइटोलॉजी के थ्रू या फिजियोलॉजी के थ्रू या बायोकेमिस्ट्री के थ्रू जो इनको सैंपल या स्पेसिमेन मिलते हैं उनके थ्रू इनको स्टडी करते हैं और इनका क्लासिफिकेशन भी करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और उस पर आगे रिसर्च करते हैं। The method of systematically arranging the different species of living organisms into closely related groups according to the some scheme of likeness and difference is called classification। ये मैंने आपको जैसा बताया ही, तो ये systematically जो क्लासिफाई किया जाता है, जो ग्रुप किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग जिसको हम बोलते हैं ना अलग अलग बॉक्सेस में, समझ सकते हैं आप, अलग अलग बॉक्सेस में उनकी कुछ सिमिलैरिटीज या उनकी कुछ डिसफंक्शनैलिटीज या डिससिमिलैरिटीज या उनकी कुछ स्पेशल फीचर्स या उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या जो भी जिसको आप बोलते हैं ना, उनके बेसिस पे जब उनको सेपरेशन किया जाता है, उनको अलग रखा जाता है या उनको पढ़ा जाता है, तब हम उनको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। फाइन। तो आई एम श्योर कि अब आपको जो इंपॉर्टेंस है क्लासिफिकेशन की वो क्लियर हो गया है कि टेक्सोनॉमी क्यों इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है, वो आपको क्लियर हो गया है। और अब जो भी हम फंडे पढ़ेंगे आगे वो आपको धीरे धीरे इसी तरह से क्लियर होते जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, अभी तक तो वैसे जो हमने पढ़ा है वो आपको क्लियर है, आई एम श्योर, राइट। बट व्हाट यू नीड टू डू इज, अगर कुछ चीज़ क्लियर नहीं है तो आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है विच इज magnetbrains.com। वहां जाके आप पेज ओपन करेंगे, नीचे आपको सारे एक्सप्लोर कर सकते हैं आप हमारे टॉप कोर्सेज। उसमें आप ओलंपियाड पे जाएंगे, क्लिक करते हैं आप, ओलंपियाड पे क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज ओपन होगा जिसमें आपको इंग्लिश, मैथ्स और जी के ओलंपियाड का फंडा पूरा मिल जाएगा।
नाउ व्हाट यू नीड टू डू, आपको जीके देखना है जैसे कि, तो आप जीके पे क्लिक करेंगे, इस तरह का पेज ओपन होगा, आप स्क्रॉल करते जाइए, एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ना है, एनिमल किंगडम पे आइए, जो टॉपिक पढ़ना है वो सिलेक्ट कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए और जो भी आपको पढ़ना है वो आप पढ़ लीजिए। फाइन, वी आर थ्रू विद दिस। अब हमारे जो वो हैं वो तो मैंने कितनी बार रिपीट हो चुके हैं, तो आपको बहुत अच्छे से अब तक याद हो गया होगा कि हमारे जो वीडियोस हैं ओलंपियाड के वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आते हैं। कितने बजे आते हैं? सुबह 10 बजे इंग्लिश का, 1 बजे मैथ्स का एंड 7 बजे जीके का। तो आई एम श्योर दैट ऑल माई इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आर थ्रू विद इट। ठीक है, और YouTube पे क्या करना है? YouTube पे कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ बैठना है, हमको सुनना है, सब्सक्रिप्शन फीस तो होती नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट बी अटेंटिव एंड स्टडी केयरफुली एंड दैट इज इट। एंड ऑल यू नीड टू डू इज अगेन, आपको क्या करना है अपनी तरफ से? यू नीड टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब वीडियोज एंड बी गुड विथ द स्टडीज। आपको बस रेगुलर रहना है, साथ साथ हमारे पढ़ते जाना है और हम अपना कोर्स करते चलेंगे। ओके, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड बी वेरी वेरी सेफ। थैंक यू वेरी मच।